लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है स्वार्थी रिश्ते। सुरेखा जी का मन आज बहुत विचलित था। लगातार अपने बेटे को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा था। उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। आखिरकार परेशान होकर फोन रखते हुए उदासी भरे स्वर में अपनी बेटी से कहने लगी, रश्मि, इतना भी क्या व्यस्त हो गया है तेरा भाई, जो इतने फोन करने के बाद भी कोई जवाब ही नहीं देता। तभी अपनी माँ को हौसला देते हुए रश्मि बोली, अरे माँ, तुम भी हद करती हो। जब भाई ने एक बार फोन नहीं उठाया तो बार बार फोन करने से क्या फायदा। बिना बात ही खुद भी परेशान हो रही हो और उन्हें भी परेशान कर देती हो, और फिर गुस्से में अगर भैया कुछ बोल देंगे तो तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। अरे, वो इस समय अपनी नौकरी में व्यस्त होंगे, कितना काम होता होगा उन्हें। अब ऐसे में वो अपना काम देखेंगे या तुमसे फोन पर बातें ही करते रहेंगे। हाँ रश्मि, बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही। बेचारा मेरा बच्चा इतना काम करता है, उसे फुर्सत कहाँ होगी। अब मैं उसे बार बार फोन करके परेशान नहीं करूँगी। जब उसे फुर्सत होगी तब वो खुद ही फोन कर लेगा। इतना कहकर सुरेखा जी खाना बनाने के लिए रसोई घर में चली गईं। सुरेखा जी उस दिन को याद करने लगी जब उनके बेटे रितेश का जन्म हुआ था। सुरेखा जी और उनके पति अशोक जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वर्षों की तमन्ना पूरी हुई जब शादी के पूरे 10 वर्ष के बाद उन्हें माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। लेकिन यह खुशी भी गम में बदल गई थी जब उन्हें यह मालूम पड़ा कि उनके बच्चे की दोनों टांगे पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। पति पत्नी के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। डॉक्टर ने बताया कि भविष्य में उनका बेटा शायद अपने पैरों पर चल भी नहीं पाएगा, लेकिन साथ में यह भी कहा कि यदि बच्चे को सही इलाज और अच्छी देखभाल मिले तो शायद उसकी टांगों में जान वापस आ सकती है। फिर साहस जुटाकर सुरेखा जी ने निर्णय लिया कि वो अपने बेटे की सेवा में दिन रात एक कर देगी। इस कारण उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से भी त्याग पत्र दे दिया और पूरी लगन के साथ नन्हे रितेश की देखभाल में जुट गईं। उधर किशोर जी भी ओवर टाइम करके अपने बेटे के इलाज के लिए पैसा जुटाने लगे और देश के बड़े से बड़े अस्पताल में ले जाकर अपने बेटे का इलाज करवाया। ईश्वर की कृपा और माँ बाप की तपस्या का फल यह हुआ कि उनका बेटा 2-3 वर्ष में ही तंदुरुस्त हो गया। माता पिता को तो मानो दुनिया की सारी धन दौलत ही मिल गई हो। उसके बाद उनके घर पर उनकी बेटी रश्मि का जन्म हुआ। हर माँ बाप की तरह सुरेखा जी और अशोक जी के भी अरमान थे कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं और बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, चाहे उसके लिए उन्हें मन मार कर ही गुजारा क्यों न करना पड़े। आखिर बेटा बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, ऐसी सोच रखते हुए उन्होंने अपने बेटे को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। एक दिन अपने बेटे को कामयाब बनाने का उनका ये सपना भी पूरा हो गया। लेकिन उसके कुछ समय बाद अशोक जी हृदयघात के कारण इस दुनिया से चल बसे। अतीत की यादों में खोई सुरेखा जी भूल ही गईं कि उन्होंने गैस पर दूध चढ़ाया है। तभी रश्मि अंदर आई और बोली, ओहो माँ, कहाँ खोई हो? सारा दूध उबलकर गिर गया। सुरेखा जी हड़बड़ाकर सारा दूध साफ करने लगी। तभी फोन की घंटी बजने की आवाज आई। अरे माँ, लगता है तुम्हारे लाडले बेटे का फोन आया है, कहते हुए रश्मि दौड़ कर गई और फोन उठाकर स्पीकर पर लगा दिया। अभी उसने हेलो ही बोला था कि उसी समय रितेश भड़कते हुए बोला, क्या परेशानी है? क्यों बार बार फोन करके मुझे परेशान करती रहती हो? तुमको तो कुछ काम है नहीं, तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि बाकी सभी लोग भी खाली बैठे रहेंगे और तुम्हारे फोन का इंतजार करते रहेंगे। अब कुछ बोलोगी या मैं फोन रखूं?
अपने भाई का ऐसा रूखा व्यवहार देखकर रश्मि हैरान रह गई और बोली, तुम मुझे कुछ बोलने दोगे तब तो बोलूंगी ना। यह सुनकर रितेश चुप हो गया। तो रश्मि ने कहा, मुझे कोई काम नहीं था, लेकिन माँ तो आखिर माँ है ना, इसलिए तुम्हारी चिंता सताती रहती है। लेकिन तुम्हारा ऐसा व्यवहार देखकर भी वो मानने को तैयार ही नहीं होती कि अब उनका बेटा उनका नहीं रहा। तभी सुरेखा जी उसके हाथ से फोन खींचते हुए बोली, यह कैसी बातें कर रही हो रश्मि? कोई तमीज है या नहीं? अपने बड़े भाई से कोई इस तरह से बात करता है क्या? चल जा यहाँ से। रश्मि आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। तभी सुरेखा जी फोन पर अपने बेटे से बात करने लगी। तभी रितेश गुस्से से बोला, माँ बहुत जबान चलने लगी है इसकी, बड़े छोटे का लिहाज ही नहीं है। फिर कहने लगा, अच्छा माँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। दरअसल बात यह है कि मैंने कुछ समय पहले ही घर पर रिपेयर का काम शुरू करवाया है और कुछ दिनों से आपकी बहू की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। उसे भी डॉक्टर के पास लेकर जाना है, इसलिए महीने का बजट भी गड़बड़ा गया है। आपसे हो सके तो कुछ पैसों का इंतजाम कर दो, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। एक बार घर के रिपेयर का काम भी हो जाए, उसके बाद मैं आप दोनों को यहीं बेंगलुरु में अपने पास बुला लूंगा। फिर हम एक साथ यहाँ रहेंगे, इसलिए तो घर की रिपेयर करवा रहा हूँ। फिर सुरेखा जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, पैसों का इंतजाम तो करवा ही देती हूँ। तो बस यह बता कि तुझे पैसे कितने चाहिए और कितने समय के लिए चाहिए। अपनी माँ की बात सुनकर रितेश को गुस्सा आ गया और बोला, ये क्या बात हुई माँ? कितने समय के लिए चाहिए से आपका क्या मतलब है? फिर सुरेखा जी मायूसी भरे स्वर में बोली, दरअसल बेटा बात यह है कि अब ले देकर हमारे पास केवल यह घर ही बचा है, इसके अलावा तो और कुछ है भी नहीं हमारे पास। यहाँ तक कि अपने सोने के जेवर जो मैंने रश्मि के लिए रखे थे वो भी मैं तुझे दे चुकी हूँ। जब तूने कहा था कि रितु की माँ यानी कि समधन जी बहुत बीमार हैं, तब उनके इलाज के लिए तुम्हें पैसे चाहिए थे। बेटा तूने तब कहा था कि मैं जल्दी से पैसे लौटाकर आपके गहने आपको वापस दे दूंगा, लेकिन वो भी तुमने अब तक नहीं दिए। बेटा तेरी बहन भी अब छोटी बच्ची नहीं रही, कॉलेज में पढ़ रही है। 2-4 साल बाद उसकी शादी के बारे में भी सोचना है। अरे माँ, तुम उस बात की चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब संभाल लूंगा। बस एक बार रिपेयर का काम खत्म हो जाने के बाद मैं सबसे पहले आपके जेवर ही छुड़वाऊंगा, बाकी की उधारी बाद में चुकता करूंगा। बेटे की यह बात सुनकर सुरेखा जी बोली, ठीक है बेटा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैं कहीं से पैसा उधार लेने का इंतजाम करती हूँ। फिर रितेश बोला, माँ इस बार मुझे कुछ ज्यादा पैसों की जरूरत है, 8-10 हजार रुपए से तो काम नहीं चलेगा। इस बार मुझे कम से कम 5 लाख रुपयों की जरूरत है। बेटे की यह बात सुनकर माँ हैरान रह गई और सोचने लगी कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मैं कैसे करूंगी। तभी रितेश बोला, आप एक काम कीजिए माँ, आप घर को गिरवी रख दीजिए। घर गिरवी रखकर हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन घर गिरवी रखने की बात सुनकर सुरेखा जी ने साफ साफ मना कर दिया और बोली, बेटा ले देकर यह मकान ही है हमारे पास, अगर इसे भी गिरवी रख दिया और फिर कर्ज न उतार सके तो ये भी हमारे हाथ से निकल जाएगा, फिर हम कहाँ भटकते फिरेंगे। तभी रितेश बोला, अरे माँ आप भी हद करती हैं, ऐसी नौबत मैं आने ही नहीं दूंगा। अपने बेटे पर इतना भी विश्वास नहीं है आपको? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। अपने बेटे की बातों में आकर सुरेखा जी ने अपनी इकलौती बची संपत्ति को भी गिरवी रख दिया। इसके बदले उन्हें 10 लाख रुपए मिल गए। हालांकि रश्मि अपनी माँ को बार बार समझाती रह गई कि घर गिरवी मत रखो, कल को अगर भैया ने पैसे वापस नहीं किया तो हम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन सुरेखा जी ने अपनी बेटी की एक ना सुनी
और कहने लगी, मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है, न जाने तू क्यों अपने भाई को गलत समझती है। रश्मि कुछ कहने ही लगी थी कि सुरेखा जी बोली, अच्छा अब ज्यादा बहस मत कर। घर के फैसले लेने के लिए अभी इस घर की बड़ी मैं मौजूद हूँ। तुम चुप रहोगी तो ही अच्छा होगा। अगर मुश्किल वक्त में मैं ही अपने बेटे का साथ नहीं दूंगी तो और कौन देगा। और उसने तो इतना तक कहा है कि एक बार घर का काम पूरा हो जाए तो हम दोनों उसके घर में उसके साथ ही रहेंगे। तेरी शादी का खर्च भी वो देख लेगा। सुरेखा जी ने अपनी बेटी की एक भी न सुनी और घर गिरवी रख दिया। लेकिन रश्मि के बहुत कहने पर उन्होंने उसे रकम में से 5 लाख रुपए बचाकर अपने पास रख लिए। रश्मि बोली, माँ आपसे भैया ने 5 लाख रुपए देने को कहा था तो बस 5 लाख रुपए ही दो, बाकी के पैसे अपने खाते में जमा करवा दो। और एक बात का खास ध्यान रखना, उन्हें ये मत बताना कि आपको कितने पैसे मिले हैं, नहीं तो वो किसी न किसी बहाने बाकी के पैसे भी आपसे ले लेंगे। सुरेखा जी के घुटनों में बहुत समय से दर्द था तो उन्होंने अपने बेटे को फोन करके कहा, बेटा जब पैसे लेने के लिए यहाँ आओगे तो कुछ दिन निकाल कर आना। मेरे घुटने का दर्द बढ़ता जा रहा है। रोज रोज का दर्द अब सहन नहीं होता। आओगे तो किसी अच्छे से डॉक्टर से मेरा इलाज भी करवा देना। इतना कहने की देर थी कि रितेश अपनी पत्नी रितु के साथ अगले दिन सुबह ही उनके पास पहुंच गया। वे दोनों मुस्कुराते हुए अपनी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगे। तभी रितु ने कहा, माँ आप भी कभी कभी बेंगलुरु आ जाया कीजिए, वो भी आपका ही घर है। तभी सुरेखा जी ने कहा, बहू तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे घर की रिपेयर का काम पूरा हो जाएगा तो हम तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ ही रहेंगे। क्यों रितेश, ठीक कहा ना मैंने? इतनी बात सुनते ही रितु के चेहरे की मुस्कुराहट तो जैसे कहीं गायब ही हो गई और रितेश को घूर कर देखने लगी। तभी रितेश भी झूठी मुस्कुराहट के साथ बोला, हाँ रितु, माँ ने हमारे घर की रिपेयर के लिए सारी रकम का इंतजाम कर लिया है। अब जल्दी से घर की रिपेयर हो जाएगी तो फिर वो हमारे साथ ही रहेंगे। रितेश का इशारा समझकर रितु अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान बिखेरते हुए बोली, अरे हाँ, वो आप लोगों का ही तो घर है और फिर जब तक घर में कोई बड़ा बुजुर्ग ना हो तब तक घर घर नहीं कहलाता। रितु जल्दी से रसोई में जाकर चाय नाश्ता बनाने में रश्मि की मदद करने लगी और सब कुछ ट्रे में रख कर ले आई। तभी रितेश अपनी माँ से बोला, माँ वो पैसे मुझे दे दीजिए, मैं बैंक की तरफ ही जा रहा था, कोई काम था, आप पैसे दे देंगी तो अपने खाते में जमा करवा दूंगा, जिससे आपकी चिंता भी दूर हो जाएगी। नहीं तो गांव हो या शहर, हर जगह चोरी का बहुत डर रहता है। रश्मि ने पैसों से भरा बैग अपनी माँ को दे दिया, जिसमें से सुरेखा जी ने 5 लाख रुपए निकालकर अपने बेटे के हाथ में थमा दिए। पैसे देखकर वे दोनों ऐसे खुश हो गए मानो उन्हें जन्नत मिल गई हो। तभी रितेश बोला, लेकिन माँ घर गिरवी रखकर कम से कम 8-10 लाख आपको मिले होंगे, बाकी के पैसे कहाँ हैं? तब सुरेखा जी और उनकी बेटी रश्मि एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर सुरेखा जी बोली, हाँ बेटा, 10 लाख रुपए मिले थे, लेकिन रश्मि की शादी के लिए भी कुछ पैसे बचा कर रखे थे ना, इसलिए उन पैसों में से 5 लाख रुपए मैं तेरी बहन की शादी के लिए बैंक में जमा करवा दूंगी। 1-2 साल में कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसके भी तो अपने हाथ पीले करने हैं। तुम तो अपने परिवार के साथ सुख से जी रहे हो, एक बार इसकी भी शादी हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं। बस इतना सुनने की देर थी कि रितेश गुस्से से बोला, माँ आपने तो मुझे एक ही पल में पराया कर दिया। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं था? मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ। अगर विश्वास होता तो सारे पैसे मेरे हाथ में रखती आप। ठीक है, कोई बात नहीं, जब भरोसा ही नहीं है तो फिर इन सब बातों का क्या मतलब?
तभी सुरेखा जी बोली, अरे बेटा, यह तू कैसी बातें कर रहा है? मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। अगर तू कहता है तो बाकी के पैसे भी मैं तुझे दे देती हूँ। जब मुझे जरूरत होगी तो मैं तुमसे मांग लूंगी। तभी रितेश अपनी बातों में मिठास घोलता हुआ बोला, हाँ माँ, आप ही के पैसे हैं, हम तो बस इन्हें संभाल कर रख देंगे। आपको जब जरूरत होगी ले लेना। ऐसा कहते हुए रितेश ने 10 लाख रुपए अपनी माँ से लिए और बैंक में जमा करवाने के लिए निकल गया। रितु भी उसके साथ ही चली गई। उनके जाने के बाद रश्मि ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए आप ये पैसे भैया को नहीं देंगी, लेकिन फिर भी आप नहीं माने ना। तभी सुरेखा जी बोली, तो क्या हुआ बेटा, वो तेरा भाई है, पैसे हमारे पास पड़े हों या उसके पास क्या फर्क पड़ता है। ऐसा कहकर सुरेखा जी अपने कमरे में चली गईं। अगले दिन सुबह सुरेखा जी नींद से जागी तो उनके बेटा बहू अपने बैग उठाकर उनके पास आए और बोली, अच्छा माँ, हम चलते हैं। यह देखकर सुरेखा जी और रश्मि हैरान रह गए। तभी सुरेखा जी बोली, बेटा, तुम तो यहाँ कुछ दिन लगाने वाले थे ना, मुझे डॉक्टर के पास भी तो दिखाना था, भूल गए क्या? नहीं माँ, लेकिन बात ऐसी है कि मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, इसलिए हमें जाना होगा, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। कुछ दिनों बाद वापस आकर आपको किसी अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। ऐसा कहकर वे दोनों अपने घर वापस चले गए। तब रश्मि बोली, मैं जानती थी कि भैया यहाँ सिर्फ पैसों के लिए ही आए थे, मतलब निकल गया तो चलते बने। रश्मि की यह बात सुनकर सुरेखा जी भी सोच विचार में पड़ गईं। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। कभी सुरेखा जी अपने बेटे रितेश को फोन लगाती तो कभी रश्मि, लेकिन वो कभी फोन ही नहीं उठाता था और गलती से कभी उठा भी लेता था तो मीटिंग में बिजी होने का या फिर ड्राइविंग करने का बहाना बनाकर बात को रफा दफा कर देता और अभी कॉल करता हूँ यह कहकर फोन काट देता था। कभी रितु को भी फोन करते तो जवाब मिलता कि अभी अभी नहाने गए हैं या फिर किसी काम से बाहर गए हैं का बहाना बनाकर उन्हें टाल देती। 2 महीने से उन्होंने जमींदार की किस्त नहीं भरी थी। जमींदार के लोग बार बार पैसे मांगने आ रहे थे। सुरेखा जी की चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो करती भी तो क्या, अपना घर गिरवी रखकर जिसे अपना सारा पैसा दे दिया था वो तो उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। जब सुरेखा जी के पास कोई और चारा नहीं बचा तो अपनी बेटी रश्मि के साथ शहर के लिए निकल पड़ी। 3 घंटे के सफर के बाद थकी हारी दोनों माँ बेटी जब रितेश के घर पहुंची तो दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि वहां तो कोई और लोग ही रह रहे थे। सुरेखा जी और रश्मि उन्हें देखकर हैरान रह गए। रितेश और रितु के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये घर अब उन्होंने खरीद लिया है। इससे पहले यह जिनका घर था वो लोग यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन जब रश्मि ने उनसे पूछा कि वो लोग कहाँ रहते हैं तो वे बोले, हमें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। यह सुनकर सुरेखा जी और रश्मि निराश हो गईं। वे स्वयं को बहुत लाचार महसूस कर रही थीं। उस शहर में वो किसी और को भी नहीं जानती थीं, इसलिए वे कहीं और भी नहीं जा सकती थीं। लेकिन रश्मि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर से अपने भाई को फोन लगाया, लेकिन अभी रितेश ने फोन नहीं उठाया। रश्मि आसपास के लोगों से पूछने लगी, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं था। थक हार कर वे लोग अभी वापस जाने ही लगे थे कि इतने में एक कोरियर वाला आया जो रितेश के नाम का पार्सल लेकर आया था। रितेश को वहां ना पाकर वो पार्सल पर लिखे नंबर पर फोन करने लगा और बोला, सर, मैं आपका पार्सल लेकर आया हूँ, आप मुझे अपना नया एड्रेस बता दीजिए, मैं वहीं आ जाता हूँ। रश्मि ने जब यह बात सुनी तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो कोरियर वाले से बोली,
भैया, कहीं आप रितेश से बात तो नहीं कर रहे थे? तभी कोरियर वाले ने उनकी ओर देखा और बोला, जी हाँ, उन्हीं से बात कर रहा था। लेकिन आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? भैया, दरअसल वो मेरे भाई हैं। आज उनका जन्मदिन है और हम उन्हें सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए हम उन्हें बिना बताए ही आ गए। यहाँ आए तो पता चला कि वो अब कहीं और रहते हैं। यदि आप हमें उनका नया पता बता दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उनकी बात सुनकर कोरियर वाले ने एक पेपर पर उन्हें रितेश की बिल्डिंग का पता लिखकर दे दिया। थोड़ी ही देर में सुरेखा जी और रश्मि ऑटो में बैठकर उस बिल्डिंग के सामने पहुंच गए जहां रितेश ने अपना फ्लैट खरीदा था। रितेश का फ्लैट एक बहुत बड़ी सोसाइटी में था जहां ऊंची ऊंची बहुमंजिला इमारतें बनी हुई थीं। सुरेखा जी ने इतनी ऊंची इमारतें पहली बार देखी थी। अपनी बेटी से बोली, हे भगवान, देख तो रश्मि, यह इमारतें कैसे आसमान को छू रही हैं। वे दोनों जैसे ही अंदर जाने लगे तो गार्ड ने उन्हें सोसाइटी के अंदर आने से रोक दिया। कोरियर वाले ने तो गार्ड को पार्सल पकड़ाया और नाम बताकर चलता बना, परंतु वो माँ बेटी सोसाइटी के बाहर खड़ी खड़ी रितेश का इंतजार करती रहीं। कई बार गार्ड को नाम बताकर कहा कि मेरे भैया को खबर कर दीजिए कि उनकी माँ और बहन गांव से आई हैं, लेकिन गार्ड को उनकी बातों पर यकीन नहीं था। सुरेखा जी एक पुरानी सी साड़ी पहने हुई थी और रश्मि ने बहुत साधारण सलवार सूट पहना हुआ था। सुरेखा जी बार बार उन इमारत की ओर देखती जा रही थी। फिर रश्मि ने गार्ड से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वो उनका यकीन करें और उसके भाई रितेश को उनके आने की सूचना दे या फिर उन्हें ही अंदर जाने दे। लेकिन इस पर गार्ड ने कहा, तुम लोगों को तो और कोई काम है नहीं? बड़ी बड़ी इमारतें देखी नहीं कि काम मांगने के लिए आ गए। लेकिन इस सोसाइटी में काम वाली ऐसे ही नहीं रखी जाती। इन घरों में जो भी काम करती हैं, सबसे पहले उनकी पुलिस वेरिफिकेशन कराई जाती है, तब कहीं जाकर उन्हें काम पर रखा जाता है। तभी सुरेखा जी बोली, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैं और मेरी बेटी आपको काम वाली बाई नजर आते हैं? हम किसी के घर काम करने वाले नौकर नहीं हैं। हमारा बेटा इस बिल्डिंग में रहता है, तभी हम उससे मिलने आए हैं। यह सुनकर गार्ड हंसने लगा और बोला, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हारा बेटा इतनी बड़ी बिल्डिंग में रहता है। गार्ड की इस बात पर रश्मि को गुस्सा आया और बोली, आप मेरी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? क्या आपको बात करने की तमीज नहीं है? अगर मेरे भैया को पता चला कि आपने हमसे ऐसे बात की है तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। तभी उस बिल्डिंग में रहने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और रश्मि से पूछने लगा, आखिर बात क्या है? तब रश्मि ने सारी बात कह सुनाई। फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने गार्ड से कहा कि यदि वो कह रही है उसका भाई इस बिल्डिंग में रहता है तो मान क्यों नहीं लेते? फिर गार्ड ने कहा, लेकिन इन लोगों को देखकर मुझे नहीं लगता कि इनका बेटा इस बिल्डिंग में रहता होगा। परंतु उन बुजुर्ग अंकल के बार बार कहने पर गार्ड ने उन्हें अंदर जाने दिया। सुरेखा जी अपनी बेटी के साथ सोसाइटी के अंदर तो आ गई, परंतु अब कहाँ जाएं यह सोच सोच कर वे दोनों परेशान थी। एक एक बिल्डिंग में ही सैकड़ों मकान बने हुए थे और ना जाने कितनी ऐसी इमारतें वहां खड़ी थीं। तभी रश्मि की नजर सामने से आ रहे उसके भाई रितेश पर पड़ी। रितेश के साथ उसके कुछ खास दोस्त भी थे। रितेश ने अपने फ्लैट के बाहर पहुंचकर बेल बजाई। रितेश को देखते ही रश्मि अपनी मां को लेकर उसकी ओर तेजी से गई। उसी समय रितु ने दरवाजा खोला तो सुरेखा जी दौड़कर रितेश की ओर गईं और अपने बेटे को गले लग गईं और रोते हुए बोली, बेटा कहाँ था तू? कब से हम तुझे ढूंढ रहे थे।
क्या तुझे मालूम है, गार्ड ने हमें 2 घंटे से बाहर ही रोक रखा था, और वो तो हमें काम वाली बाई तक बोल रहा था। तूने नया घर ले लिया और हमें बताया भी नहीं। फिर अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए बोली, चल वो सब छोड़, यह बता तू कैसा है। सुरेखा जी और रश्मि सुबह से यहाँ वहाँ भटक रही थी, जिस कारण उनकी हालत खराब हो चुकी थी और उनके कपड़े भी गंदे हो चुके थे। अपने दोस्तों के सामने अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर रितेश के पसीने छूट गए। उसने सोचा कि यदि मेरे दोस्तों को पता चला कि यह मेरी माँ और बहन है तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी रितु ने कहा, अरे बिना मतलब गले पड़ रहे हो, आप लोग कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर रितेश भी बोला, कौन हो तुम लोग? अगर तुम लोग यहाँ काम मांगने आए हो तो हमारे घर में पहले से ही काम वाली बाई लगी हुई है। अपने बेटे के मुंह से यह शब्द सुनकर सुरेखा जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं, वह जड़वत ही रह गई और उसे खड़ी देखती ही रह गई। सोचने लगी कि जिस बेटे के लिए उन्होंने आज तक इतना त्याग किया था, कैसे वह बेटा आज अपनी माँ को ही पहचानने से इनकार कर सकता है। उनकी आंखों से तो जैसे आंसुओं का झरना ही फूट पड़ा। तभी रश्मि आगे बढ़कर अपनी माँ के आंसू पोंछने लगी और गुस्से से बोली, भैया क्या सचमुच आप नहीं जानते यह कौन है? यह वही बदकिस्मत माँ है जिसने आप जैसे नालायक बेटे को जन्म दिया, अपनी पूरी जिंदगी आप पर न्यौछावर कर दी। यह वही माँ है जिसके प्यार और विश्वास को धोखा देकर आज तुम इस आलीशान सोसाइटी में रहते हो। रश्मि के मुंह से यह बात सुनकर रितेश के दोस्त हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। तभी रितेश बोला, 2 पैसे की औकात नहीं है और मुझे ज्ञान दे रही हो? न जाने कहां कहां से चले आते हैं। अपने बेटे के मुंह से जिल्लत भरे शब्द सुनकर सुरेखा जी के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने बेटे के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, शर्म नहीं आई तुझे अपनी बहन के साथ इस तरह से बात करते हुए? तभी रितु बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर हाथ उठाने की? उसके इतना कहने की देर थी कि सुरेखा जी ने भी उसे भी एक थप्पड़ रसीद कर दिया। काश ये थप्पड़ मैंने तभी लगा दिया होता जब तूने मुझसे मेरे सारे गहने लेकर बेच खाए थे। लेकिन सारी गलती मेरी ही थी। मैं ही अपने बेटे के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि अपने बेटे की एक बात भी नहीं सुनी। वो मुझे हमेशा चेतावनी देती थी कि कुछ पैसा अपने लिए बचा कर रखो, लेकिन मैं ही तुझ जैसे नालायक पर भरोसा करके अपना सब कुछ तुझे दे दिया। काश मैंने अपनी ममता को दरकिनार करके अपना सब कुछ तुझे न दिया होता, तो आज मेरी और मेरी बेटी की ये हालत न होती। तभी रितेश गुस्से में बोला, तो कोई एहसान नहीं किया तुमने वो पैसा देकर? जो कुछ भी तुमने किया वो फर्ज था तुम्हारा। तुम कोई अनोखी माँ नहीं हो। सभी माँ बाप अपने बच्चों को कामयाब बनाने के लिए त्याग करते हैं। फिर सुरेखा जी ने कहा, ठीक है बेटा, तूने मेरा प्यार देखा है लेकिन गुस्सा नहीं देखा। अगर मैं अपनी भरपूर कोशिश करके तुझे तेरे पैरों पर खड़ा कर सकती हूँ तो तुझ जैसे नालायक को जमीन पर गिराकर सबक भी सिखा सकती हूँ। उसी समय सुरेखा जी ने पुलिस को फोन लगाया। थोड़ी ही देर में वो बुजुर्ग अंकल जिन्होंने सुरेखा जी और रश्मि की मदद की थी वहां पहुंच गए और उनके साथ सोसाइटी के अन्य लोग भी आ गए। बुजुर्ग अंकल बोले, ऐसी औलाद से तो औलाद ना होना ही अच्छा है। कम से कम माँ बाप को यह दिन तो ना देखना पड़े। सोसाइटी के सभी लोग रितेश और उसकी पत्नी रितु पर उंगली उठा रहे थे। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई और सुरेखा जी की शिकायत पर रितेश को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तो रितेश और उसकी पत्नी रितु की आंखें बाहर आ गईं।
वे दोनों सुरेखा जी से माफी मांगने लगे और उनके पैरों में गिर पड़े। जेल की सजा से बचने के लिए रितेश के पास केवल एक ही रास्ता था कि वो अपनी माँ का सारा पैसा वापस लौटा दे। लेकिन अपनी माँ को लौटाने के लिए अब उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए उसे अपना नया फ्लैट अपनी माँ के नाम पर करना पड़ा। रश्मि और सुरेखा जी अब आराम से अपने गांव वाले मकान में ही रहते हैं और नए फ्लैट को किराए पर देकर जो पैसा आता है उससे अपने मकान की किस्त चुका रहे हैं और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।